हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। आप जानते हैं कि आज क्लास 12 आईएससी फिजिक्स का बोर्ड का पेपर हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पेपर को यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करेंगे सेक्शन ए के साथ। अब सेक्शन ए 14 मार्क्स का है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है और साथ में 1 मार्क का क्वेश्चन भी है। तो एक एक करके जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कहते हैं कि एक होलो स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, हैज अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू एट इट्स सेंटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating from it is phi. If both the charge and the radius of the sphere be doubled, then the electric flux emanating from the sphere will be। देखिए, एक सिंपल सी बात जो आपको भी पता है कि जो फ्लक्स है वो हमारा Q बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। Q रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड अ स्फीयर। तो हमारे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है सेंटर पे, वो है कैपिटल क्यू। बट इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लक्स मेरा रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप रेडियस को डबल करते हो तो मेरे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि चार्ज भी यहां पर डबल हो रहा है इसी वजह से फ्लक्स भी हमारा डबल होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज बिकम 2 phi। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहां कहता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, द ग्राफ ऑफ दैट इज हीटिंग पावर। अब हीटिंग पावर जो है वो होती है हमारी, दैट इज आई स्क्वायर आर। सो हम इसका इस्तेमाल करते हैं हीटिंग पावर में, क्योंकि हीटिंग पावर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो हीट एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर आर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट, जब हम कोई भी एलिमेंट की बात करते हैं उसमें आर हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाता है। सिर्फ इसी वजह से अब आप खुद भी अच्छे तरह समझ सकते हो कि अगर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है तो एक पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा, और इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो सी बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ये वाला, कहते हैं अ सर्कुलर कॉइल has radius r, number of turns capital N, carrying a current I and magnetic flux density B at its center is। देखिए, जो फॉर्मूला हम लोगों को याद है वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसको मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, अब जो हमने किया हुआ है एन आई बाय आर इंटू 2 पाई। ठीक है, इंटू 2 पाई। बेसिकली ये वो फॉर्मूला है जो हमें याद होता है। अब इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर ये 2 से 2 काट दिया, यहां पे 2 आ जाएगा, पाई से पाई यहां पे कट हो गया, इसलिए म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी है आपका। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट के अंदर कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड विल बी। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। पहली बात तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस कंडीशन के अंदर u जो है वो आपका -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि जब हम किसी कनकेव मिरर को देखते हैं तो कनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और क्योंकि ये मेरे पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, सिर्फ इसी वजह से u यहां पे नेगेटिव लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पे ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी लेफ्ट साइड पे है, तो जो फोकस होता है वो भी हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू भी हमारे पास यहां पे आएगी माइनस में, तो -20 सेंटीमीटर हम यहां पे लेंगे। अब मुझे इसका जो v है वो फाइंड यहां पे करना है। अब v फाइंड कैसे करूंगा मैं? फॉर्मूला आपके सामने है। तो 1/f मतलब -20 इज इक्वल टू 1/v, ये मुझे फाइंड करना है, प्लस 1/u। अब u की जगह पे आएगा -10। ठीक है, अब -1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10 हो गया, ये जाएगा इधर की तरफ, तो ये बन जाएगा आपके पास
मैं थोड़ा करके दिखाता हूं आपको। -1/20 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहां पे हमारा आएगा माइनस का साइन, माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा, तो +1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम जो है आप 20 का यहां पे ले लीजिए, 20 का लेंगे तो यहां पे आएगा -1, यहां आएगा आपके पास +2, यहां पे +2 आपके पास आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/v। तो यहां पे आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/v, और v आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। देखिए v 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है वो मेरे पोल के राइट हैंड साइड पे बन रही है। क्योंकि ये मेरे पोल के राइट हैंड साइड पे बन रही है, तो पहली बात तो ये एक वर्चुअल इमेज है। क्या है? वर्चुअल इमेज है, क्योंकि इसके बिहाइंड द मिरर बेसिकली आपकी बन रही है। सिर्फ इसी वजह से अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो ए बिल्कुल नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों रियल रियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी होगा, जैसे कि वर्चुअल होगा और 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर आप इसको लेंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या किया मैंने यहां पर। उसने कहा कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ये मेरा कनकेव मिरर है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर पे मैंने इसको रखा है, और फोकल लेंथ जो है वो हमारा 20 सेंटीमीटर पे है, तो फोकल लेंथ एग्जैक्टली यहां पे होना चाहिए था, जो हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। अब क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं पोल और फोकस के बीच में रखता हूं तो ये एक स्पेशल केस होता है, जिस स्पेशल केस के अंदर हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बनती है और वो हमेशा राइट साइड पे होती है। तो अब इस कंडीशन में मैंने क्या किया, v को वी नहीं, f को मैंने -20 डाला, और u को मैंने -10 डाला। बाकी आपके सामने देखो मैंने सॉल्व भी किया है, आपका आंसर यहां पे आ जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर आता है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद ए सोर्स एट इंफिनिटी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरा सोर्स इंफिनिटी पे हो तो उसका आंसर होता है द प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि अगर लाइन सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल बोलते थे, पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल बोला जाता है, अगर वही सोर्स इंफिनिटी पे आ जाए तो प्लेन वेव फ्रंट इसको हम कहेंगे। ये मेरा आंसर है। अब आया था इसमें, कहते मैटर वेव्स आर, सिंपल था, मैटर वेव वो वेव होती है जो हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, स्टेशनरी के साथ नहीं, मूविंग होनी चाहिए, तो बी तो हो ही नहीं सकता। और चार्ज पार्टिकल का होना नहीं होना मैटर नहीं करता, और इलेक्ट्रॉन ओनली बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है हमारा वो ए बन जाता है। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है कि विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। अब कई बच्चे इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कर देंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर अगर आपका राइज करेगा तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है, ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा, उससे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रेजिस्टेंस में आपका क्या आता है, इसमें गिरावट आती है और रेजिस्टिविटी में भी गिरावट आएगी, लेकिन यहां पे कंडक्टिविटी बोला गया है, और क्योंकि कंडक्टिविटी बोला गया है तो वो 1 रेजिस्टिविटी होता है, तो मतलब ये इंक्रीज करेगा। इसलिए आपका जो सही आंसर यहां पे है वो है आपका कि इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर राइज होने से आपके रेजिस्टिविटी में भी इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ इसी वजह से आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आंसर है। अब बात करते हैं बी की। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि उसके हर एक पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए। जैसे किसी पर्टिकुलर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो वो एक स्फीयर हम कंसीडर करते थे, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो उसका आंसर सेम आता था। तो व्हाट इज मेंट बाय द इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने डेफिनेशन वाइज आपके लिए यहां पे लिख दिया है, ध्यान से आप देख सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसकी। कहते हैं इन केस ऑफ अ मेटल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी देन कंडक्टिविटी और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये है आप, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है और यही आपने वहां पे लिखना था।
फिर कहता है कि इमोशनल ईएमएफ क्या होता है। देखिए, अगर आपने स्टडी किया था तो आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है, तो उस टाइम उसके अंदर करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। और वो उसको मतलब वो क्या है बेसिकली, किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मूव करवा रहे हैं तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है और उसी ईएमएफ की वजह से उसमें जो करंट है वो आपका इंड्यूस होता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है आपका। तो इस कंडीशन के अंदर बाकी इसकी डेफिनेशन लिखनी है ना, तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर बिकॉज ऑफ इट्स मोशन रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। क्लियर ना? आगे चलते हैं। फिर आता है कि व्हाट इज मेंट बाय द माइक्रोस्कोप इन ए नॉर्मल यूज। देखिए, मैं आपको बताया तो बेटा कि किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप इमेज को प्रॉपर देखना चाहते हो तो वो हमें तब दिखती है जब वो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे हो। नॉर्मल यूज के अंदर आपकी जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है। तो पहली बात तो आप इसकी डेफिनेशन को डेफिनेशन बेसिकली आंसर को देखिए। कहते हैं टू सी द इमेज विद रिलैक्स्ड आई द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, सो द माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द इमेज इफ फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो बहुत सिंपल था, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। कहता है कि इन ए सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हाउ डज द एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज व्हेन द स्लिट विड्थ इज इंक्रीज्ड। पहले तो आप फॉर्मूले की तरफ चलो। फॉर्मूला होता था कि x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बेसिकली ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप पोजीशन को पता करते थे, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा कहा तो एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हम यहां पे यूज करते थे। और आप देख सकते हो कि जो मेरी पोजीशन है, जो एंगुलर नहीं एंगुलर विड्थ है, एंगुलर विड्थ को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये है आपका एंगुलर विड्थ थीटा। अब वही यूज करेंगे एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये स्मॉल डी जो है वो है स्लिट की विड्थ। स्लिट की विड्थ कंसीडर की जाती थी। कैपिटल डी होती थी स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। लैम्डा वेवलेंथ है आपका। आप देख सकते हो कि थीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है मेरा। तो अगर मैं अपने डी को इंक्रीज करूंगा, मतलब स्लिट की विड्थ को बढ़ाऊंगा, तो आपका जो एंगुलर विड्थ है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। और मैंने इसको प्रॉपर्ली यहां पे स्टेटमेंट वाइज लिखा है कि एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, देयरफॉर द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्लिट विड्थ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है नेम द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन द कोर ऑफ द सन। और हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता था आपके पास 1H1 प्लस 1H1 मतलब फ्यूजन टेक प्लेस यहां पे करता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इसका आंसर होगा। बात करते हैं सेवंथ पार्ट की। कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इज डॉप्ड विद ए ट्राईवेलेंट एलिमेंट। जब हम एक ट्राईवेलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा होल हम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब हम बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो सेक्शन ए हमारा जो था 14 मार्क्स का खत्म। अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे, ये भी 14 मार्क्स का है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल तो बहुत ही इजी थे आपके एक्चुअली में। देखिए, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने को बोला गया है। आप C1 और C2 को पहले देखिए, ये आपस में पैरेलल है और C पैरेलल सॉल्व करने का तरीका है, उनको सिंपली आप ऐड कर दीजिए, दैट इज C1 प्लस C2। तो आप देख सकते हो आपके पास आ जाएगा 50 माइक्रोफैरेड प्लस 50 माइक्रोफैरेड। आप यहां पे करेंगे, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 100 माइक्रोफैरेड। उसके बाद ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये है इन सीरीज विद C3। तो आपका 1/CS जो सीरीज है वो आ जाएगा 1/100 प्लस 1/25। आप भी जानते हैं एलसीएम आपका 100 आराम से बन जाएगा। यहां पे आएगा 1 और यहां पे आपके पास आ जाएगा 4। तो जब आप CS जो निकाल रहे हो आपका 100/5 आएगा। आंसर आपका 20 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। सो आंसर है 20 माइक्रोफैरेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। वेरी गुड, आगे चलते हैं।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है और में, ठीक है ना, इसमें दो पार्ट्स थे, और में दोनों में से कोई भी आपने अटेम्प्ट करना था, तो मैं और वाला भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी which is at a distance of 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 50 माइक्रो कूलम। देखिए पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q डिवाइडेड बाय R। सो ये आपका फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁹9। पहले तो ये समझिए आप। चार्ज है 50 माइक्रो कूलम, 50 माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और नीचे आर है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻²। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 9 इस 9 से होगा कैंसल। अब ये वाला जो 2 है ये इसके साथ मिलके बन जाएगा 10⁻11, और इंटू है 50 इंटू 10⁻⁻6। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो 50 आ गया, इंटू 10⁻11-6 होगा आपका, 5 आ जाएगा, है ना। तो 50 इंटू 10⁻5, या आप चाह सकते हो तो 5 इंटू 10⁻6, 6 वोल्ट, ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको बस इसमें प्रॉपर कन्वर्जन करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। चलिए अब कहते हैं कि राइट द बैलेंस कंडीशन फॉर ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि देखिए हमारे पास ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैं आपके लिए बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां पे आपका गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं, राइट। अब देखिए कुछ भी नहीं है, आपका जो करंट एंटर करता है वो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। हम कहते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करता है, और जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा या फ्लो करेगा, उस केस में आपका P/Q R/S के बराबर हो जाता है। तो बेसिक कंडीशन तो यही है कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। और फिर सेकंड पार्ट में कहता है कि आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। वो कहता है इसमें n क्या है। देखिए n जो है उसको नंबर डेंसिटी कहा जाता है, नंबर डेंसिटी का हम नाम देते हैं। और नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, राइट। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर और ए कॉइल, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इज द रिवर्स फिनोमेनन पॉसिबल? कैन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट? आंसर ऑफ कोर्स यस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा है, उसके अंदर हमने यही पढ़ा था, वेन एवर देर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। कहता है एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ द अप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो देखिए आप सिंपल बोल सकते हो कि मेरे पास एक सोलिनॉइड है, उसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है, ठीक है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर हो गया। तो जब आप इसके पास कोई भी एक मैग्नेट को मूव करवाते हो तब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है। और आप भी जानते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपका मैग्नेट उसके पास जाता है तो फ्लक्स में चेंज आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है। आई होप आपको ये वाली बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए अब हमने बात करनी है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बहुत ही सिंपल है, आराम से आप इसका आंसर दे देंगे। सबसे पहले अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी आपको दिया हुआ है, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। पी आपका प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर, एंड 0.2 मीटर फ्रॉम इट इन ए डायरेक्शन, ओके, ऑपोजिट टू द करंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स व्हिच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैन एक्सर्ट ऑन द, ओके। तो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इजी सा है यार। देखो सबसे पहले अगर आप यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो फोर्स हो जाएगा आपका Q इंटू वी इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। लेकिन ये एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट P पर, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π, दैट इज 2I/A। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है। अब बात सिर्फ इतनी यहां पे रह गई है कि मुझे बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और दूसरा डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं
तो एक राइट हैंड, अगर मैं थंब रूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस बनेगा, मतलब पेपर के अंदर, मतलब अवे फ्रॉम यू जा रहा है आपका इस केस में। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्यू क्या है मेरा, क्यू है मेरा चार्ज, और इसने कहा है प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये मेरा चार्ज हो गया। वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻6, ठीक है, ये मेरी यहाँ पे क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। और मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/a। तो अब देखो इसको हमने सॉल्व करना है बेटा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अलग से इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखिए 1.6 इंटू 10⁻19 तो रहने देते हैं, अभी मैं कुछ करूँगा नहीं, अभी मैं सिर्फ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 होता है पहली बात तो, इंटू 2 इंटू आई। अब आई जो है यहाँ पे 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और ए का मतलब हुआ कि आपका डिस्टेंस 0.2 प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला इससे कट होके 0.1 बनाएगा, जिसका 10 ऊपर जाएगा, जो ये खत्म करेगा। मतलब बेसिकली आपका जो आंसर है 5 दूनी 10, मैं ऐसे कर देता हूँ 1.6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 ये ना 6 है ना, ये 0.1 की वजह से एक 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻7 आपके पास यहाँ पे आएगा। तो ये जाएगा इससे पूरा कट, ये 7 था, ये इससे पूरा कट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ये बचा सिर्फ इतना, ये आ गया 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 है, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा। आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन, ये आपका आंसर बनेगा। और इसमें ये रिपल भी करेगा बेटा, ये इधर की तरफ आपका फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम दिस वायर। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्शन को। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन बस चेक कर लेता हूँ, वैसे तो ये यही करना है जो आपने करना था। तो 1.6 10⁻⁻19 चार्ज है, 2 इंटू 10�6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है, म्यू पॉइंट 4 पाई 10⁻⁻7 होता है, 2 एज इट इज आएगा, 5 आ जाएगा वो नीचे 0.2 कट गया 0.1, 1 ऊपर जाएगा, तो 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻7 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 वो 10⁻19 से होकर -8। हाँ यही आंसर है आपका। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है और। अब और के अंदर आता है कि मूविंग को गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दी हुई है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो 55 ओम है, प्रोड्यूस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, तो पहली बात यहाँ पे देखिए क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 55 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है। IG जो करंट गैल्वेनोमीटर जा रहा था वो 250 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ एम्पियर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जो एमीटर हमें बनाना है, मतलब आई, देखो क्या होता है ना, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ना एक्चुअली एक शंट लगाया जाता है, लो रेजिस्टेंस वायर लगाई जाती है, और ताकि ये एमीटर बन सके। ये करंट में IG वो करंट है जो G में जाएगा, और बाकी जो बचता है दैट इज I-IG वो मेरे शंट से होके जाता है। बिकॉज दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से आपका IG इंटू जी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना दोनों के क्रॉस, विल बी इक्वल टू I-IG इंटू एच। तो ये आपके पास यहाँ पे आता है। बेसिकली शंट फाइंड करना था बेटा, शंट होता है आपका IG इंटू जी डिवाइड बाय I-IG। देखिए IG जो है वो आपका वैसे तो यार 0.25 है, जो 10⁻³ मतलब 0.25 हुआ, इंटू गैल्वेनोमीटर 55 डिवाइडेड बाय इसकी रेंज 3 एम्पियर है ना, तो 3 माइनस 0.25 आप यहाँ पे करेंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए कैलकुलेटर ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो, तो 0.25 को पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 55 से, तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है 13.75। ठीक है, व्हेन यू सॉल्व इट 13.75 आएगा। देखिए अब 3 माइनस 0.25 हम करेंगे तो ऑब्वियस है 2.75 हमें मिलता है,
तो 2.75 मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। मुझे बस अब 13.75 को डिवाइड करना था 2.75 के साथ। तो मेरा जो आंसर है ना वो एक्चुअली में 5 आ जाता है, 5 ओम। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस है 55 ओम, उसको एक एमीटर बनाना चाहते हो जिसकी करंट रेटिंग 3 एम्पियर तक हो, तो एक शंट लगा दीजिए पैरेलल में टू द गैल्वेनोमीटर जिसकी वैल्यू 5 ओम होनी चाहिए। तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना था। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कैसे करना है। वेरी गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है स्टेट हाउ द वेक्टर ई बी एंड सी आर ओरिएंटेड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम भी जानते हैं बेटा कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए एक बात प्लीज आप अच्छी तरह समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस तरफ आपकी वेव मूव कर रही है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट। ये कहता है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन विच इज यूज्ड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आंसर इसका तो यार एक्सरे ही है, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, जस्ट एक बार रीड करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि नेम एनी टू फिनोमिना विच टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। तो आपको पता है यार क्या होता था, किसी भी रेनबो की बात करें तो लाइट पहले अंदर एंटर करती थी, फिर वो सप्लेट होती थी, सप्लेट होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होता था, है ना, फिर उसके बाद जाके आपको फर्दर जो रेनबो है वो दिखाई देता था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहली बात तो इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्जन हो गया, ठीक है, और डिस्पर्जन होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो तीन डिफरेंट फिनोमिना, आप किसी दो का आंसर लिख देते तो आपका बात बन जाती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय द फॉरबिडन बैंड ऑफ एनर्जी लेवल। देखिए आप जानते हो कि जब हम बैंड स्टडी करते हैं तो सबसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, फिर आता है एक गैप, उस बैंड को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, और ये है आपका वैलेंस बैंड। तो देखिए यार एक ऐसा बैंड जो बेसिकली आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को सेपरेट करे, ठीक है ना, उसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन करनी है या कंडक्शन में पार्ट करना है तो पहले उस इलेक्ट्रॉन को फॉरबिडन एनर्जी का जो गैप होता है ना वो पूरा करके कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है, उसी के बाद वहां पे कंडक्शन हो सकती है। आगे बात करते हैं। कहते हैं इन विच मटेरियल फॉरबिडन बैंड इज एब्सेंट। तो इसका आंसर है आपका कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, या तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं या तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है, आपका बैंड होता ही नहीं है। तो ये आंसर है, बाकी मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ओके सो हमारा बी पार्ट भी खत्म, सेक्शन सी में आते हैं। 27 मार्क्स का ये था। तो सबसे पहले तो आता है यार कि शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय दिस। देखिए यार ये डेरिवेशन आपने जरूर की होगी, मैं एक जनरल वे में फटाफट आपको दिखा देता हूं कि करना क्या था। तो पहली बात तो हमारे पास यहाँ था माइनस क्यू, है ना, ये मेरा माइनस क्यू है और ये मेरा हो गया प्लस क्यू, और ये मेरा सेंटर इसका ओ है। ये है वो इक्वेटोरियल लाइन जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पॉइंट पी मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये जो है इनको ज्वाइन कर दूंगा। अच्छा ये 2a लिया जाता है पूरे को, तो ये a ले लेता हूँ इसको। अच्छा इन्होंने अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें बोला गया है l लेना है, l और r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोले हम वैसे कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये l है और ये भी आपका l हो जाएगा, टोटल हमारा 2l होना चाहिए। r जो है वो इसको बोला जाता है, तो दिस इज r, ठीक है, आप इसको भी ज्वाइन कर दोगे लाइक दिस। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला तो यार इसको रिपेल करेगा लाइक दिस, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे पॉजिटिव की वजह से, और ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, भाई बिल्कुल करेगा यहाँ पे, तो ये आ गया E माइनस क्यू की वजह से। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये वाले, और ये एंगल है हमारा थीटा जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए E प्लस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, दैट इज आ जाएगा बेटा के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर,
तो प्लस क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम पाइथागोरस से निकालेंगे, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये आ गया। ई माइनस क्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज अभी निकाल रहे हैं, तो के क्यू बाय सेम आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी मैं स्टेप्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा आपका आंसर फाइंड आउट कर रहा हूं। अब क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू मेक टेक अ कंपोनेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये एंगल भी आपका थीटा होगा। सो इन दोनों का कोस कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मतलब ये होगा ई प्लस क्यू कोस थीटा, और इवन ई बिकॉज ऑफ माइनस क्यू कोस थीटा विल दोनों भी एक्ट इन दिस डायरेक्शन। बट जो साइन कंपोनेंट है ई पॉजिटिव का ऊपर एक्ट करेगा और ई नेगेटिव का साइन कंपोनेंट नीचे एक्ट करेगा, बिकॉज दोनों ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो मतलब है कि ई रिजल्टेंट अगर आप निकाल रहे हो, तो वो डबल ऑफ ई कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आएगा, चाहे ई प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, एक ही बात है। तो आ जाएगा 2 इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, एक चीज हमने गलती की, यहाँ पे अंडर रूट भी डालना था ना, वो नहीं डाला इसमें। अंडर रूट यहाँ पे भी आएगा, अंडर रूट यहाँ पे भी आएगा आपका, साथ में आएगा कोस थीटा। तो अगर आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, अगर आप इसमें कोस थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ कोस थीटा की जगह आ जाएगा एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए 2k क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जब आप बेस सेम है ना तो पावर ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब थोड़ा आंसर को मैच करते हैं। देखिए पी नहीं है, पी हम फाइंड कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं करना हमने। हम जानते हैं चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो के तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू 2l बन गया पी, बाकी नीचे यार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरीके से आपको ये डिराइव करना था। बाकी तो यार सब कुछ इसके बारे में लिखना ही था कि कंसिडर टू चार्जेस, डिस्टेंस हमारा 2l है ना, ये सारी बातें लिखनी होती हैं, तब जाके हमारे पास प्रॉपर इसका आंसर आता है। देखिए अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 8 आइडेंटिकल सेल हैं, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 3 ओम का दिया हुआ है। 8 आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और हर एक का वोल्टेज है 2, हर एक का EMF 2 है, तो ये 2 2 ऐसे कुल मिला के 8 सेल जो हैं एक जैसे आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल लगते हैं तो ई नेट जो होता है वो n इंटू ई के बराबर हो जाता है, अगर वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो कुल मिला के सेल आपके पास 8 है और EMF हर एक सेल की क्या है 2, तो आंसर आपका 16 वोल्ट आपको मिल जाएगा। अब हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, जैसे इसकी भी 3 है, ऐसे करके हर एक की 3 है। अब क्योंकि ये जो आपके सेल हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं, इसी वजह से अगर मैं आर नेट निकालूंगा सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्म का, सिर्फ इस आर्म की अगर बात करें तो n इंटू आर आ जाएगा, जो कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो n आपके 8 है, 8 सेल है और एक सेल का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 3 है, तो 24 ओम आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इस पार्ट का जवाब। अब ध्यान से देखना मैं आगे क्या करने वाला हूं। अब ऐसे जो आर्म है, ऐसे 6 आर्म्स लिए, कितने 6 आर्म्स लिए, उन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मतलब जैसे ये है ना, सेम टू सेम इसके पैरेलल में ऐसे वाला एक कनेक्ट कर दिया। ऐसे करते कुल मिला के कितने थे 6 आपके रोज हैं यहां पे। अब सबसे पहला पार्ट वो आपसे ये पूछता है कि बताइए यार नेट EMF ऑफ द बैटरी क्या होगी। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि जब हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबका सेम होता है और नेट पोटेंशियल भी वही होगा जो किसी एक आर्म का होगा।
अब जैसे कि यहां पर कुल मिला के 8 आइडेंटिकल सेल हैं, उसकी वजह से नेट ईएमएफ 16 वोल्ट की है, तो नीचे वाले आर्म की भी 16 होगी, उसके नीचे वाले आर्म की भी 16 होगी, तो टोटल अगर आप निकालेंगे तो पैरेलल में क्या होता है कि इसकी वैल्यू सेम रहती है, इसलिए ए नेट जो है आपका जो ईएमएफ है मेरा बैटरी का, वो मेरे पास 16 वोल्ट ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आपने कैलकुलेट करनी है। अब हर आर्म की इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है 24, और ऐसे 24 टोटल अगर देखेंगे तो आपके कुल मिला के आपके 6 ऐसे रो में लगाए गए हैं। सिर्फ इसी वजह से क्या होगा कि 1/R नेट, ठीक है ना, आर नेट डैश कर देता हूं, ठीक है, वुड बी 1/24, 24 ही आया था ना आपका, हाँ, एक का 24 है और पैरेलल में अटैच्ड है, तो 1/24 प्लस 1/24, वैसे तो यार n/r होता है, लेकिन चलो मैं आपके लिए ये बता देता हूँ कैसे करना है। ऐसे कुल मिला के 6 इस तरह के सच रोज यूज किए गए हैं, तो ये 6/24 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो आर नेट डैश जो है वो आपका 24/6, मतलब 6 × 4 4 ओम आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। अब वो कह रहा है कि इसमें जो करंट कितना फ्लो कर रहा है वो मुझे बताइए। अब देखिए, आप भी जानते हैं कि जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है ई टोटल डिवाइड बाय आर टोटल इंटू कैपिटल आर टोटल, नॉट इंटू, प्लस, प्लस आएगा यहां पे, प्लस कैपिटल आर टोटल आपका यहां पे किया जाएगा। अब ई टोटल जो है मैं अभी बता के हटा हूं आपको, तो 16 आपके पास आएगा, बाकी आप चेक कर लीजिए। देखिए, ई नेट जो है आपका 16 वोल्ट यूज किया गया है, आर नेट जो है आपका, आर टोटल जो है वो 4 यूज किया गया, यहां पे आ जाएगा 4 आपके पास, और आर टोटल जो है वो 6, सिर्फ एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 6 का, तो ये आएगा, तो 16/10 आंसर है 1.6 एम्पियर। तो बस इस तरीके से ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये वाला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई, ये है हमारा असली क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, पहले करना क्या है मैं बता देता हूँ है क्या। इन्हें सर्किट आपको दिया गया है, E1 E2 टू बैटरीज हैं, ईएमएफ दी हुई है, इनके साथ लिखी हुई है मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी इनके दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ ऑफ द I1 और I2 कैलकुलेट करना है बेसिकली आपने ना, I1 एंड I2 कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले तो मैं सर्किट को मैंने ना अलग यहाँ पे बना लिया हुआ है, तो थोड़ा समझना और समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना समझाया जाए। एक काम करते हैं, सबसे पहले HJBAFEG इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, मतलब मैं आई से जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। अब कर लिया तो कर लिया, एच से शुरू करता हूं, तो एच से जे में गया, कुछ नहीं मिला, कोई रेजिस्टेंस थी नहीं, ठीक है। फिर जे से मैं बी में गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, बी से मैं ए में गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट ए से जब मैं ईएमएफ में एंटर किया तब तो पंगा पड़ा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 26 वोल्ट। पता है, जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कहीं भी बना लो, यहां बनाना, यहां बना लो, यहां बनाना, यहां बना लो, तो मैं इसको यहां पे अलग बना देता हूं। ये 5 ओम है यहां पे। देखिए, जो साइन कन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूं, हो सकता है आप अलग यूज कर रहे हो, बट रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो मैं एक्चुअली जो साइन कन्वेंशन यूज करता हूं वो ये है कि अगर करंट की डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तो आप हम लेते हैं उसको पॉजिटिव, ऑपोजिट है तो नेगेटिव। इफ आई एंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल तो मैं पॉजिटिव लेता हूं, अगर मैं नेगेटिव में एंटर करूं तो नेगेटिव लेता हूं। तो मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूं। तो अगर आपके मन में ऐसा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक का सेम आता है। तो देखिए, कुछ नहीं है, यहां से मैं गया, मैं एक्चुअली कौन सा ले रहा हूं पहले मैं वो लिख देता हूं यार, जो आएगा। मैं HJBAFEGH ये मैं यूज कर रहा हूं, मतलब ये वाला मैं यूज कर रहा हूं।
ठीक है, देखिए तो 26 मेरे पास यहां पे आया है -5i2, ठीक है, -3i2, फिर i1 ये रहा i1, मैं नाउ आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ i1, तो i1 इंटू 4 प्लस i1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू i1, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मैं यही मान लेता हूँ ना यहाँ लगा हुआ, ओके, और नेगेटिव में एंटर किया तो -25 इज इक्वल टू 0 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 25 माइनस 26 माइनस 25, तो 1 तो ये आ गया, -8i2 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 5i1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक काम करो यार, इसको इधर ले जाते हैं, तो मेरे पास बनेगा 8i2 माइनस 5i1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे तैयार हो गई है। डन। एक मैं यार इसके अंदर ही घुमा देता हूँ, बस इतना सही, ये ऐसे घुमा देता हूँ, है तो ए मतलब मैं नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट किसका, ABCDEFA। अब मैं ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये वाला कंसिडर करूंगा तो क्या होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो 2 टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2 यहां जाएगा, तो अब यहां पे आएगा प्लस i2 इंटू 3 प्लस इन दी डायरेक्शन है ना, इसलिए i2 इंटू 5 -26 नेगेटिव टर्म में एंटर किया इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये है मेरे पास, ठीक है जी। तो 2i1 प्लस 2i2 प्लस 3i2 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 26। तो यहां आ गया यार 2i1 5 और 5 6 7 8 9 10 10i2 इज इक्वल टू 26। यार यहां से ना i1 निकाल लेते हैं, i1 आ जाएगा 5, तो i1 मतलब सभी को 2 से डिवाइड कर दिया, तो i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 13। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मेरा तैयार हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ना आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या है मेरे पास 8, एक काम करते हैं, इसको यहीं से ले ही लेते हैं, इतना क्या सोचना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ये लो, पहली इक्वेशन आपकी बन के तैयार, और दूसरी इक्वेशन ये रही, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये रही, लो जी, दोनों को एक के साथ एक रख दिया मैंने। अब एक काम करते हैं यार, सबसे बेस्ट तरीका है कि i1 क्या आ जाएगा मेरे पास 13 माइनस 5i2, इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो 8i2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 13 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 1। 8i2 माइनस 65 प्लस ये करेंगे 25i2 इज इक्वल टू 1। तो 25, मैं देख रहा हूं कि उसका कन्वर्जन नहीं कुछ बन रहा ना, चलो देखते हैं। तो 25 हमारे पास है, और ये बन जाएगा 33i2, ये माइनस वाला उधर जाएगा, दैट विल बी, ओ हाँ यार 66i2 इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 33, आंसर आ जाएगा 2। यार ऐसे सिंपल आंसर है ना, फिर कॉन्फिडेंस आया था, बट ठीक है। तो 2 एम्पियर यहां पे आ गया। अब ये 2 एम्पियर को उठाकर हम यहां पे डालेंगे, तो i1 आ जाएगा मेरे पास 13 माइनस 5 इंटू 2 10, तो 13 माइनस 10, i1 आ गया भाई 3 एम्पियर। तो फाइनली i1 i2 आ गया भाई। ये क्वेश्चन यार लेंथी होते हैं, अजीब से, एक गलती हो जाए ना सीधा आंसर गलत, ये इसकी ये इश्यू रहती है, इसलिए थोड़ा ढंग से देखना पड़ता है। तो फाइनल आंसर ये है यार कि i1 हमारा 3 है, और i2 हमारा 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। 8i2 माइनस 5i1 इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लो यार,
वारागल। बाकी अगर कुछ हो तो मुझे बता देना, आई विल मेक इट चेंज, बट मुझे पता है यही आंसर बनेगा, अभी आपके सामने सोल्व किया, यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट अ पॉइंट नियर ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। यार मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया। आप ऐसे एम्पियर सर्किट लॉ लगाते थे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल करते थे, सॉल्व करने के बाद डी एल का जो आप इंटीग्रेशन करते थे उसका आंसर 2 पाई आर आता था। एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन इट। तो फाइनल आंसर आपका ये आया था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। ये सब ना यार सिंपल डेरिवेशंस हैं, इसलिए मैं सीधा डेरिवेशन डाली हुई है मैंने। हाइगन वेव वाली है, वो वाली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाली, रिफ्लेक्शन वाली। तो नीट एंड लेबल डायग्राम ये बनी, बाकी सारी डेरिवेशन बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर आप वैसे तो यार देखो पेपर हो चुका है, आई नो, एंड बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हो प्रॉपरली तो यार ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये सारा का सारा मैंने इसकी डेरिवेशन डाली हुई है। अगर आप इस डेरिवेशन को प्रॉपरली, आपका मन है, अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे प्रॉपरली समझना है तो मैं इसमें अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, बट ये आपने ऑलरेडी किया होगा यार, सिंपल डेरिवेशन है, ये सब करते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो लेट मी नो, मैं आपके लिए कर दूंगा ये, ठीक है। बाकी फाइनली व्हेन यू सॉल्व इट, करना क्या होता है यार, ये दो वेव फ्रंट्स है ना, पहले प्रूव करना होता है कि ये जो वेव फ्रंट है वो इसकी एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, उसके बाद जाके प्रूव होता है ये आई आर के बराबर है, और ये सब ऐसा करना होता है। आगे बढ़ते हैं यार। ओके, सो फॉर ए प्रिज्म ऑब्टेन एन रिलेशन बिटवीन, ओके ये मैं कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहली बात यार, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है ना, ये हमारा प्रिज्म है। एक रे ऑफ लाइट जब यहां एंटर करती है तो आप भी जानते हो ये हमारा नॉर्मल है, तो ये जाना सीधा चाहती है, बट ये बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसके बाद फर्दर एक बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। अब जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हम डेल या एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो पार्ट, इसको प्रिज्म एंगल ए कहा जाता है या एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये वाला आपका R1 है, ये वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 होता है, ये वाला क्या है आपका R1 होता है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस E है। तो प्रूव ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल के बराबर होता है, और R1 प्लस R2 आपका ए के बराबर होता है। एक्चुअली इसमें दो पार्ट है, तो इसको इतना ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से शुरू कर सकते थे, ठीक है। तो कईयों ने इसको ड्राइव भी पहले किया होगा, नहीं भी है, अगर यहां से शुरू किया तो भी लगभग ये ठीक ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ बट लेकिन आपको प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज इसमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। सो इट सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशन। नाउ जब आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आता है जिसको हम डेल मीन कहते हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी यही है कि हमारा आई जो है वो ई के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर हो जाता है, और सबसे पहली बात होती है कि रे ऑफ लाइट जो है ना, रिफ्रैक्टेड रे, वो मेरे बेस के पैरेलल हो जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। तो जब आई ई के बराबर हो जाए तो अगर मैं यहां पुट कर दूं तो इसका मतलब है 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम, इससे आई क्या आ जाएगा, ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह R1 R2 के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ R इज इक्वल टू ए, तो R क्या आ जाएगा, a बाय 2 आ जाएगा, मतलब हम इसको R ले सकते हैं ना, ये आ गया। अब कुछ भी नहीं है जी, आपने ये तो पढ़ा ही है कि म्यू जो है वो साइन आई बाय साइन आर के बराबर होता है, स्नेल्स लॉ है आपका। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो प्यारा सा फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगा, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाय, मतलब सारे को डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। इस फॉर्मूले को एक्चुअली प्रिज्म फॉर्मूला कहा जाता है। उसने आपसे डायरेक्ट प्रिज्म फॉर्मूला नहीं कहा, उसने कहा भाई करके बता दो, तो ये आपने करके उसको दिखा देना था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, और लो जी और भी आ गया, कहते हैं फिर या तो फिर एक्सप्रेशन आप ऑब्टेन करें। अच्छा पता क्या बात है, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स नहीं है, और वाला पार्ट है, तो आप ना इससे पहले वाले भी डेरिवेशन अगर कर दो तो और बढ़िया रहेगा। 5-6 स्टेप्स की है आपकी, आपको ट्रायंगल्स लेकर प्रूव करना होता है ये, तो कर सकते थे आप इसको, ठीक है ना। ओके,
इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन हो रही है एक सिंगल कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर। वो हमें एक ही तो था सिलेबस वाइज, तो अगर आपने उसे वो करना था ढंग से, तो ये मैंने आपके सामने सारा सोल्व करके दिया और ये आपका फाइनल आंसर है। म्यू 1 है बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू 2 है अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बेसिस पे ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। और बस इसका इतना ही करना था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले तो यार मोनोक्रोमेटिक लाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेल दिखाई देता हूं, देखिए ये है, सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जितना सोर्स एक दूसरे के नजदीक हो उतना बेटर है आपका। ठीक है, उसके बाद जो सोर्सेज हैं जितने नैरो हो उतनी बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है, जो सोर्सेज है वो मोनोक्रोमेटिक नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी आप 2 या 3 लिख देते, आई थिंक बात बन जाती है आपकी। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा सेकंड पार्ट के अंदर। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि भाई मेरे पास एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। हाँ ठीक है, तो बेसिकली यार देखो क्या होता है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ओके, पोजीशन जो होती है ना, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारा एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। क्लियर कर देता हूं कि कैपिटल डी जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच का, स्मॉल डी जो है वो है स्लिट विड्थ। इसने डिस्टेंस बिटवीन द टू, नहीं सॉरी, स्मॉल डी क्या है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और इसने यही मांगा है। मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे इंटरफेरेंस के अंदर ना ये होता था, ये तो ये जो दो गैप है इसको डी बोलते थे, ये कैपिटल डी हुआ करता था आपका। और यहां से जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है उसके बीच की दूरी एक्स से हम रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, बाकी हो सकता है आप अलग सिंबल यूज करते हो, बट यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्योंकि उसने फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बोल दी है तो एन की वैल्यू तो पहले तो 4 डालेंगे यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है 1.5 mm, जिसको मैं 10 की पावर -3 लिखकर मीटर कर दूंगा, जरूरी है भाई। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, और यहाँ पे कैपिटल डी भी आपके आ गया। अच्छा ये क्या था, ये है एक्स की वैल्यू और ये है एन की वैल्यू। हाँ ये गलती ना हो जाए, ये एन है ये एक्स है बेटा। और कैपिटल डी आपको 1.5 मीटर दिया हुआ है, और लेमडा आपको 500 नैनोमीटर, नैनो मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर आपने यूज करना है। स्मॉल डी मांग रहा है आपसे यार, तो यार एन कैपिटल डी डिवाइड बाय एक्स। तो लीजिए एन आ गया 4, लैम्डा कर देते हैं 500 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, मीटर आ गया मीटर। ओके जी, कैपिटल डी 1.5 डिवाइडेड बाय, और x आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर -3। देखिए 1.5 1.5 यहीं पे कैंसिल हो जाता है, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके बनेगा 10 की पावर -6 बनेगा आपका, -6। देखिए 5 2000, ये 2000 हो जाएगा, 5 20 2000, और 10 की पावर ये -3 है, ऊपर जाके +3 होगा तो -6 आपका बनेगा। आप चाहे तो इसको 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर भी ले सकते हो, आप चाहे तो इसको 2 मिलीमीटर भी बोल सकते हो। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपना। तो ये फाइनल आंसर बनेगा हमारा। मैं एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ। एन को 4 डाल दिया, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, डी आपको दिया हुआ है, लैम्डा 510 की पावर -9 है, 9 ही नैनो है ना, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर से, ये भी सारी वैल्यूज डाल दी भाई, डाल दी, सब डाल दी, सब ठीक है। चलो ये करना था आपने। चलें आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन का लगता ठीक ही है भाई। 2000 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा -6, हाँ ठीक है। देखिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट दी हुई है जिसकी वेवलेंथ है 396 नैनोमीटर की, एंड वर्क फंक्शन दिया हुआ है। कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ अ इंसिडेंट फोटोन आप निकालिए। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, वैसे तो जो एनर्जी आप निकालते हो वो E = h न्यू से निकाला जाता है, बट क्योंकि यहां पर आपको वेवलेंथ दिया गया है इसलिए आप SC/λ यूज करेंगे।
तो h जो है वो तो 6.6 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो तो आप वही यूज करेंगे। इसके अलावा c आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 भी आपको दिया हुआ है। अब जो वेवलेंथ है वो 396 इंटू 10 टू द पावर -9 आप यहां पे यूज करेंगे। नैनो है ना, इस वजह से करना पड़ेगा। और साथ में ना एक बार बता दूं कि अगर आप सिर्फ इतने को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जूल में आएगा। मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्पेशली बोला है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10 टू द पावर -19 को। सबसे पहले एक काम करता हूं कि 10 की पावरें सेट करता हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 19 प्लस 9, ऊपर जाके 8 से ऐड ही होगा, तो आगे 36 -34। ऑब्वियस है कि 2 का डिफरेंस बनेगा आपका, समझिए। तो बेसिकली यहां पे आ गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 आपके पास यहां पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम कर देते हैं 6.6 इंटू कर देंगे 3, तो करने से 19.8 तो आपका वैसे आ गया 19.8। और नीचे हमारे पास है 396 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 633.6। सो फाइनली 19.8 को मैं डिवाइड करूंगा 633.6 के साथ, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.03125, ये आ रहा है इंटू 10 टू द पावर 2। तो मतलब ये हुआ कि 3.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि भाई मुझे मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना। अब आप जानते हो बेटा कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे जब हम लाइट एक फॉल करवाते हैं तो कुछ एनर्जी हमारी यूज होती है इलेक्ट्रॉन को जस्ट सरफेस से बाहर निकालने के लिए, वो उसका वर्क फंक्शन होता है। और बाकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी को मिलती है। मतलब ये कि हमारी जो एनर्जी है वो एक्चुअली एक तो फाइनोट जो वर्क फंक्शन है उसमें प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, अच्छा सब्ट्रैक्ट तो करना है, आपकी एनर्जी में से फाइनोट माइनस कर दीजिए। तो एनर्जी कितनी आई थी रे, मेरी एनर्जी कितनी आई थी यार, भूल गया। एनर्जी थी 3.125, तो यहां पे आएगा 3.125, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे मिल जाता है, ठीक है ना। एक बार 125 माइनस 1.125 2 आ गया। सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मानी जाएगी। इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो आप, मैक्स। तो बस इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है। चलिए, ओके, 2 एसेंशियल पार्ट बताइए न्यूक्लियर रिएक्टर। यार ये तो सिंपल है यार, आपके सामने लिख दिया, कंट्रोल रोड और मॉडरेटर। कंट्रोल रोड का काम क्या होता है आपका कि चेन रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल करना, ठीक है। और मॉडरेटर काम क्या होता है कि एक्चुअली न्यूट्रॉन्स आफ्टर यूरेनियम जो है, यूरेनियम से आप नाइट्रो क्या करते हो, फिजन प्रोसेस है ना। हाँ, तो न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से जाके टकराता है उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, बट उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। उसके चक्कर में हम हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि ये न्यूट्रॉन हैवी वाटर से टकराकर अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं और हमारी रिएक्शन को हम अपना कंट्रोल कर पाते हैं। तो मॉडरेटर हो गया, ये सब कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 17 फुल वेव रेक्टिफायर बोल रहा है और आउटपुट इनपुट, यार ये तो बना लोगे, ये मैंने सर्किट आपको बना के दे दिया है। फुल वेव में याद रखना था कि 2 आपके पीएन जंक्शन होने चाहिए और बीच में यहां पर आपका आउटपुट होता है, ठीक है ना। ये इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है, दिस वन इज आउटपुट, सारे ऊपर की तरफ होंगे आपके, ये फुल वेव है आपका, क्लियर। ओ, सो फाइनली हम आ चुके हैं सेक्शन डी के अंदर और वो है 15 मार्क्स का। तो चलिए, ओके, न्यूमेरिकल जिंदाबाद। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहता है कि एक 60 ओम रेजिस्टर है, 1 हेनरी इंडक्टर है, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, सीरीज में लगा दिया गया है, सप्लाई दिया हुआ है। इंपेडेंस निकालना, इंपेडेंस तो बहुत सिंपल है यार। इंपेडेंस होता है Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज XL? XL होता है ओमेगा L। तो अगर आप अपने इस इक्वेशन को देखो तो 300 साइन ऑफ
500t। एक्चुअली क्या होता है, ओमेगा टी होता है, तो ये जो है ना ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा ये कितना है आपका 500 दिया हुआ है, और एल जो है वो 1 हेनरी है, तो 500 ओम तो आपका यही दे दिया। उसके बाद एक्स सी जो होता है 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी। देखो 1/ओमेगा तो 500 है आपका, सी सी 4 माइक्रो फैरेड है आपका ना, 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ ये आपको दिया हुआ है। ओके, ये तो कुछ और ही बन गया। ओके, तो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, जानबूझ के दिखा दूं आपको, 4 5 के 2000, 2000, 3 0 इसके कटेंगे, 500, अच्छा इसका भी 500 आ गया, 500 ओम। तो एक्सल तो एक्सी के बराबर है, तो रेजोनेंस हो गया ये तो, रे ये तो रेजोनेंस हो गया। तो ये आपका अंडर रूट ऑफ सिर्फ आर स्क्वायर रह जाएगा, मतलब रूट ऑफ मतलब ये कि सिर्फ आर, आर की वैल्यू कितनी थी 60 ओम। तो इसका जो आंसर है ना जेड का वो 60 ओम है। ये है पहले पार्ट का आंसर आपका 60 ओम। पीक वैल्यू, अरे पीक वैल्यू का कोई दिक्कत नहीं होती। पीक वैल्यू निकालने के लिए जैसे आई नोट निकालना है, इसको पीक वैल्यू कहते हैं, तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को जेड से डिवाइड कर दो, मतलब जो भी इंपिडेंस है, तो 300 डिवाइड बाय जेड तो 60 है, तो काटेंगे इसको, 5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा बस। कहते हैं करंट और, अच्छा अब मेरी बात सुनो, कोज फाई जो है ना वो पावर फैक्टर होता है जो कि R/Z होता है। तो तुम्हारा जो Z है, R जो है, और ये जो Z है, ये R के बराबर ही आया तो 1 आ गया, और फाई जो है वो आपका 0 आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस 0 मानोगे आप इसमें, तो ये आपका आंसर है। तड़ंग। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट है, डन हो गया, समझ में आ गया होगा यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। और अब और भी तो है, हटना थोड़ा ना होता है, और भी तो है। और अपना है ए का पहला पार्ट, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, ये मैं देखो बता चुका हूं कि E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यहां पे इतना ही दिया हुआ है, तो ओमेगा जो है ना कंपेयर करेंगे तो वो आपको 2 पाई, नहीं नहीं 2 पाई 240 पाई आपको दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 240 पाई आपको यहां पे दिया हुआ है। ओमेगा होता है यार 2 पाई न्यू, तो ये आपका आ गया 240 पाई, पाई से पाई कट गया, न्यू आपका 120 हर्ट्ज आपको मिल जाएगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया है। अब वो कहता है कि भाई आरएमएस वैल्यू बताओ, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस होता है बेटा E0/√2, है ना। तो E0 आई परमात्मा 311 √2, √2 ये आ जाएगा। वैसे तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड भी कर सकते हो आप, है ना। तो √2 तो 1.414, ठीक है। तो 311 × √2 डिवाइडेड बाय 2, तो 311 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.414 के साथ, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो आपका 219.8 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट। वैसे यार 219.9 भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद 87 है ना, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आप इसको 219.9 आप लें तो बेटर है। तो ये आपका वैसे आंसर बनेगा। वैसे यार 220 बन गया अगर देखा जाए तो 219.9। हाँ, अगर मैं इसको सिग्निफिकेंट के चक्कर में पढ़ूं तो ये 4 है ना, वैसे 3 है, तो उस चक्कर में देखूं तो 220 आपका बनता है। तो इस तरह से आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, ये उसका सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट कहते हैं प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर है 60 टर्न्स, प्राइमरी कॉइल ओके एनपी आपको 60 टर्न्स दिए हैं, और सेकेंडरी कॉइल एनएस आपको 3000 टर्न्स आपको दिए गए हैं। ओके, कहते हैं इफ a 220 volt AC voltage is applied to the primary coil, how much EMF is induced in the secondary coil? आपका ना ES, ई प्राइमरी सॉरी EP आपको दिया हुआ है, EP आपको 220 दिया हुआ है, और आपको ES फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला यार डायरेक्ट लगाते हैं, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो ई एस आ जाएगा ई पी इंटू एन एस अपॉन एन पी। इसको ध्यान में रखें तो 220 एन एस 3000 दिया हुआ है आपको, और उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। लो जी, कटा, 2 से गया 110, यहाँ गया 3, कटा 100। भाई साहब 11,000 वोल्ट, स्टेप अप है ना, करेगा ही। तो ये आ गया। उसके बाद इफ द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन द प्राइमरी, हाउ मच करंट विल फ्लो इन अ लोड इन द सेकेंडरी, स्टेट द अजम्पशन यू हैव मेड रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मर। ओके 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 ओके। तो ये भी आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कैसे करेंगे। करंट के मामले में ना उल्टा लिखा जाता है, मतलब ये कि आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस, उल्टा लिखेंगे बस। इसमें ये बात का ध्यान हमें रखना होता है, या ईपी के टर्म में करते हैं वो अच्छा रहेगा आपको, या ईपी बाई ई एस, क्योंकि पावर कांस्टेंट होती है ना इसमें। ओके, सो आई एस मुझे निकालना है, तो ये आई पी इंटू ई पी बाई ई एस आपका हो जाएगा। आई पी 5 एम्पियर दिया हुआ है, और ई प्राइमरी में 220 वोल्ट था। 11,000 वोल्ट तो भाई आपको यहां मिला है, 11,000 ही है ना यार, एक बार चेक कर लेते, चेक कर लिया जाए, चेक 11,000। एक जीरो यहाँ कटा था बस, ये आपको 110 और 100 यहाँ 11,000। ठीक है, ओके जी। तो मैं जो कह रहा था, कह तो क्या रहेंगे, ये इससे कटेगा, नीचे आपका 100 आ गया, ये आपका 2 आ गया, 5 दूनी 10 बटा 100, 0.1 एम्पियर। भाई ये है आपका ई सेकेंडरी, आई सेकेंडरी, मतलब आउटपुट करंट ये आएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात इसने कहा कि क्या assumption आपने ली है रिगार्डिंग, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, देयर इज नो लीकेज ऑफ करंट आपका हो रहा है, जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी में उतना ही सेकेंडरी के अंदर जा रहा है, कोई लीकेज ऑफ फ्लक्स नहीं हो रहा। तो ये आइडियल केस को हम रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, अब हम बात करेंगे बड़े क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बस पहुंचने वाले हैं, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया है, दैट्स इट। अब यार 3 घंटे का पेपर था और बहुत जल्दी तक हमने काफी हद तक तो डिस्कशन कर भी ली है। तो कहता नेम द सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर हमारे पास 11 सीरीज होती है हमारे पास, एंड विजिबल बेलमर होता है हमारे पास। खत्म, आगे चलते हैं। हाउ मच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। देखिए एल होता है एम वी आर, जो कि एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। इस कंडीशन में उसने सेकंड बोला तो 2h/2 पाई मैं यहाँ पे कर दूंगा, अगर एग्जैक्ट आंसर आपने निकालना है, ठीक है। तो 2 से 2 तो काट ही दो, बात ही खत्म करो। तो इस कंडीशन में ना, एक मिनट में पहले इसको हटा दूं, इसमें आपको 2 से 2 कट करना था। h तो आएगा 6.6 इंटू 10⁻34, और नीचे आ जाएगा आपके पास पाई 3.14, ये आपके पास यहाँ पे आएगा कैलकुलेटर में 6.6 डिवाइड बाय 3.14 अगर आप करते हो तो आपके पास आता है 2.110 इंटू 10⁻34। अगर आप न्यूमेरिकली अगर आंसर आप निकालना चाहते हो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका इसका यूनिट बन जाएगा। मास का वो होगा, मीटर पर सेकंड का मीटर लग जाएगा बस। हाँ ये है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना था, परफेक्ट। ओके जी, सो विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियर फिजिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय आइसोटोप। यार आइसोटोप बताना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, और 1u 1/12 ऑफ द कार्बन C12 एटम। यार हमने पढ़ा हुआ है, ये तो डायरेक्ट आंसर दिया आपको मैंने, डिस्कस नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूजिंग द बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम obtain the velocity of, अरे बाप रे। एक्चुअली 2 बोहर के पोस्टुलेट्स थे। पहला तो था
कि हमारे पास एम वी स्क्वेयर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मतलब के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, यहां से इसको काटते हैं पहले, तो यहां से आर निकालो, तो के जेड ई स्क्वेयर बाय एम वी स्क्वेयर, ये आपका पहला आ गया। और दूसरा था बेटा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, इससे में भी आर निकाल लो, एन एच बाय टू पाई एम वी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वी आ जाएगा, और क्या करना था हमने। ऑलराइट, तो इसने बोला हाइड्रोजन, पहले तो ये बोला है हाइड्रोजन, तो जेड की वैल्यू तो वन पुट कर दो यार, काम खत्म करो प्लीज, इतना ज्यादा वैसे भी बहुत है। के ई स्क्वेयर बाय एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई एम वी। एक काम करो यार, एक एम से एक एम तो काट ही दो, एक वी से ये वी काट दो, इस वी को ऊपर लेके चलते हैं, तो ये पता क्या बनेगा, v इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर इंटू टू पाई डिवाइडेड बाय एन एच। के की वैल्यू अगर आप डाल भी देते हो ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पाई ई स्क्वेयर बाय एन एच, पाई से पाई कट गया, ये 2 रह गया, तो v इक्वल टू ई स्क्वेयर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो मतलब जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ चुका है जो भी आपको चाहिए था, जे है आपका आंसर। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, एम वी स्क्वायर बाय आर के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, के क्यूबन बाय, हाँ ठीक है। उसके बाद एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन टू पाई, बढ़िया है जी, एच अपॉन टू पाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आर निकाला हमने, आर निकाला तो ये आ गया, वहां से निकाला ये आ गया, एक यहाँ से एक्स्ट्रा कट गया, ये भी ऊपर जाएगा, एन एच नीचे आएगा, टू पाई ऊपर जाएगा, बस दैट्स इट। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन न्यूक्लियन। एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब अगर आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालना चाहते हो, तो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो ये वाली होती है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक्चुअली न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताता है। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी न्यूक्लियस में से न्यूक्लियंस को निकालने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उसको तोड़ने के लिए। तो ये है, बाकी आंसर मैंने बेटा प्रॉपरली यहाँ पे लिख के दे दिया है, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। Read the passage. Okay, so there are two types of lenses: converging lens, diverging lens. Depending upon whether they converge or diverge an incident beam of light, they are also called the convex or concave lens. Lenses are usually made of glass. Convex lenses are more popular as they form a real image of an object. They are widely used in our daily life. For instance, in microscope, telescope, projectors, cameras, spectacles, etc. Microscope are used to view the small and the nearby objects, whereas telescope are used to see the distant objects. Wow, बहुत ज़्यादा था। तो कहता है नेम स्टेट वन फैक्टर ऑन विच द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड। आपने लेंस मेकर फॉर्मूला तो देखा ही होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो मतलब ये पहला फैक्टर तो ये है कि ग्लास का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दूसरा उस ग्लास के आसपास का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तीसरा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है उस लेंस की। तो ये 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप एक लिखना चाहते थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास लिख सकते थे, या रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा सेकंड वाला कहते हैं गिव एन एग्जांपल वेयर अ कन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। भाई सीधी सी बात है, एक कॉन्वेक्स लेंस के इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको म्यू2 मान लेता हूं, और बाहर जो मीडियम है, बाहर जो है मीडियम, इसको म्यू1 मान लेता हूं। अगर बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले से कम है, तो ये वैसा ही बिहेव करता है जैसे ये है, मतलब कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग ही होगा आपका, और अगर डाइवर्जिंग वाला है तो डाइवर्ज करेगा।
लेकिन अगर बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बढ़ा दूं एज कंपेयर टू इंटरनल के, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ज्यादा है एज कंपेयर टू उस लेंस के, तब ये ऑपोजिट बिहेव करते हैं, मतलब कन्वेक्स कनकेव बन जाता है, कनकेव कन्वेक्स बन जाता है, और यही इसका आंसर भी है। तो अगर आप मान लेते हैं कि ग्लास जो है 1.5 है, आप उसको एक ऐसे मीडियम के अंदर डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज्यादा है, तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। ये तरीका है, बहुत बढ़िया तरीके से आप ये कर सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन कैमरा, अरे लिखा तो हुआ है कैमरा के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, बस बात खत्म, आगे चलते हैं। फिर आता है कि एक्सप्रेशन लिखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अरे बहुत सिंपल है यार, इसको क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन था आपका वी नोट बाई यू नोट इंटू 1+d/fv। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ये ऑब्जेक्ट लेंस जो इमेज बनती है ना, पहले देखो यार हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक आई होता है, ये आई लेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है। और ऑब्जेक्ट लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इसके डिस्टेंस को यूओ बोलते थे, जो फाइनल इमेज हमारी बनती है उसके डिस्टेंस को वीओ बोला जाता है। वीओ बाई यूओ ये हो गया। 1+d होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ जो है वो हमारा फोकल लेंथ होता है आई पीस का, ये वाला। ठीक है, हाँ यही है, डन। आगे चलते हैं, और लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, हाँ ठीक है, फिर ये ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा फाइनली स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है, रिफ्लेक्ट बोल रहा है ना, तो मतलब मिरर का इस्तेमाल किया होगा, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और रिफ्रैक्टिंग के अंदर हम मिरर का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर हम सिर्फ लेंस का जो है इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें मिरर यूज होता है, इसमें मिरर मतलब उसमें रिफ्लेक्टिंग में मिरर यूज होता है, बट इसमें मिरर यूज नहीं होता। ये मेन डिफरेंस आप इसमें लिख सकते थे। सो आई होप फाइनली आपको ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमने 2023 के आईएससी का जो क्लास 12 का बोर्ड का पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे पूछो तो इस बार का पेपर बहुत बढ़िया बनाया गया था, बहुत अच्छे से आप मार्क्स ले सकते हो, और आपको अगर देखा जाए तो काफी टाइम भी मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, एंड आई होप आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे, और अगर आपके अच्छे नंबर आए तो काइंडली कमेंट कर देना कि कितने मार्क्स आपके आए हैं आपके। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख सके कि उन्होंने कितना किया है और क्या किया है इस पेपर के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।